वेलकम टू स्काई 09 लर्निंग क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसे समझना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो आइए समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब भी कोई लाइट जलती है, जैसे सूर्य है या सपोज करिए कोई बल्ब है, और बल्ब किसी बाउंड्री का मतलब वो है कि जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए आपका शीशा है, मतलब दर्पण। तो दर्पण में जब भी आप इंसिडेंट करोगे तो आप देखना उसकी एक लाइट ना थोड़ी दूसरी जगह जाती है, लोग चमकाते हैं लाइट को। तो ये बाउंड्री एक दर्पण की तरह ही काम कर रही है। और यहाँ पे समझिए कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लीजिए सूरज है या बल्ब है, इस तरह से। तो इससे जो लाइट इस बाउंड्री पे पड़ी, ये डायरेक्शन है लाइट का, वो डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये लाइट जो है इस बाउंड्री पे पड़ी। तो इस रे को कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। ये जो लाइन है, ये जो सूरज से या जो भी सोर्स ऑफ लाइट है वहाँ से इस बाउंड्री पड़ी, उसे कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। और फिर ये जो है इस बाउंड्री से परावर्तित होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह चली जाएगी, तो उसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। तो इस बाउंड्री पे हम लोग नॉर्मल खींच देते हैं। नॉर्मल मतलब इस बाउंड्री के लंबवत, मतलब ये और बाउंड्री और नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है एक दूसरे पे। ठीक है। तो बाउंड्री क्या है दोस्तों? बाउंड्री है रिफ्लेक्टर। इंसिडेंट रे बाउंड्री को जिस पॉइंट पे टच करती है वो पॉइंट हमने दिखा दिया है ओ। ओ है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। और जानिए नॉर्मल जो हम डाले बाउंड्री पे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग दिखा रहे हैं स्मॉल आई से। ठीक है। स्मॉल आई को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल के एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी प्रकार ये आर दिखा रहा है। आर जैसे डायग्राम आप देख सकते हो, ये एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे है। आर के क्या कहते हैं हम लोग? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और ये प्लेन पर इंसिडेंस कर रहा है, ये एक प्लेन पर इंसिडेंस कर रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। ये कागज एक प्लेन है, इस कागज पे ही इंसिडेंस कर रहा है, तो इस कागज को हम लोग जो कहेंगे प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन कंटेनिंग, तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? प्लेन कंटेनिंग इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। वह प्लेन जिसमें इंसिडेंट रे है और नॉर्मल होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे प्लेन ऑफ इंसिडेंस, जो कि यहाँ पर प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है। यह समझ में आ गया आपको? इंसिडेंट रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, पॉइंट ओ क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते किसे हैं? तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट निकले, बहुत सारे प्रयोग हुए, जिससे कि 2 एक्सपेरिमेंट निकले, तो 2 लॉ बने हैं। पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो हमारी बाउंड्री है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वही है पॉइंट ओ। सारे एक प्लेन पर होते हैं। ठीक है।
जैसे ये इंसिडेंस रे यहाँ आई, नॉर्मल भी एक प्लेन पर है, रिफ्लेक्टेड रे भी एक प्लेन पे है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आप इसको उल्लंघन कैसे हो सकता है, ये आप समझिए। इंसिडेंट रे यहाँ आई, नॉर्मल इस प्लेन पे है, और मान लीजिए ये मेरा पेन का जो दिशा इस तरह से अगर मैं रखता हूँ इस तरह से, तो ये नॉर्मल, ये जो है प्लेन ऑफ पेपर से बाहर हो गया। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारी इस दिशा में आ जाए, इस दिशा में, जिस दिशा में मेरी पेन है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का उल्लंघन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन पे ही चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, अ पॉइंट ऑफ कॉन्सिडेंस, तीनों एक प्लेन पे होना चाहिए। दूसरा जो लॉ है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होना चाहिए। ये एंगल आई, एंगल आर एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। ये दो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आते हैं, दीज लॉज आर होल्ड गुड फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आइदर प्लेन और कर्व्ड। ये प्लेन के लिए भी काम करेगा, ये कर्व के लिए भी काम करेगा। अगर कर्व सरफेस है उसमें भी ये काम करेगा। इंसिडेंट रे आएगी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस करेगी, रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगी, और तीनों मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तीनों एक ही प्लेन पे हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। अब एक केस बनता है, एक केस के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाए, ये कब हो सकता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो कब होगा? जब ये इसकी वैल्यू जीरो कब होगी? जब ये इधर घूम के इधर आ जाए, तो ये आई वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये आई की वैल्यू जीरो कब होगी? जब ये घूम के इधर आ जाएगा। तो वो ये घूम के इधर आ गया, तो ये हमारी सीधे परपेंडिकुलर पढ़ना शुरू हो गया। प्लेन मिरर की बात करते हैं, ये प्लेन मिरर में आते हैं, तो ये नॉर्मल, जो नॉर्मल की दिशा है उसी दिशा में रे पड़ना शुरू हो गई। तो जब आई है तो हम जानते हैं एंगल आई इक्वल टू जीरो, देन चूँकि आई इक्वल टू आर होता है तो आर भी हमारा जीरो होगा। तो आप देखो आई यहाँ जीरो हो गया तो आर भी हमारा जीरो हो जाएगा, तो आर भी उसी दिशा में वापस चला जाएगा, ठीक है। इस तरह मिरर में भी यही होता है। जैसे मान ली कॉन्केव मिरर है, ये एक सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचे, अगर इस परपेंडिकुलर लाइन पे ही हमारी रे जाती है तो उसी दिशा में वापस रे आती है। अब इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचें, तो अगर कोई लाइन इधर से कोई लाइट इधर से जाती है परपेंडिकुलर, तो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, ठीक है। मतलब एंगल आई जीरो है तो आर भी जीरो होगा। मतलब परपेंडिकुलर किसी बाउंड्री के परपेंडिकुलर कोई लाइट जाएगी, किसी बाउंड्री के परपेंडिकुलर कोई लाइट जाएगी तो हमारा एंगल आई जीरो हो जाएगा। एंगल आई जीरो होगा तो एंगल आर जीरो हो जाएगा, उसी कारण उसी दिशा से वो लाइट जो है वापस आ जाएगी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम यही पोजीशन दिखाया जा रहा है। इफ ए रे, तो यही लिखा गया, इफ ए रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए बाउंड्री आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो कोई भी किरण अगर किसी बाउंड्री पर लंबवत पड़ेगी तो वो उसी रास्ते वापस आ जाएगी, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। जो पाथ वो ट्रेस की थी उसे ही रिट्रेस करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। इस पर कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि मीडियम सेम रहता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि मीडियम वन से आए, मीडियम वन में चले गए, तो इसी वजह से जो है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी जो है डिक्रीज कर जाती है। इंटेंसिटी जो लाइट की है, जो लाइट जितनी इंटेंसिटी से एंट्री की थी उससे थोड़ा सा जब रिफ्लेक्ट होती है वो लाइट तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम पड़ जाती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ए मतलब एम्पलीट्यूड है, तो इंटेंसिटी गिरेगी तो एम्पलीट्यूड भी हमारा डिक्रीज करेगा। इंटेंसिटी डिक्रीज, ये लाइन जो नीचे बनाया एरो करके, इसका मतलब डिक्रीज हुआ। इंटेंसिटी डिक्रीज की, इसका मतलब एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज कर गया, ठीक है। और एक पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेज चेंज ऑफ पाई इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए डेंसर मीडियम। अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होता है
तो एक फेज चेंज, पाई का फेज चेंज होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको नया नया वीडियो बना के नए नए टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।